हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने एक हिडन जेम लेके आया हूं पॉलिटिकल एनालिसिस का। हालांकि ये हिडन जेम नहीं है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, परंतु प्रणव चौधरी जी जो हैं काफी नोन फेस हैं, पर पहली बार करंट अनप्लग पे आ रहे हैं। प्रणव चौधरी जी 30 साल पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया के डेप्यूटी एडिटर के पोस्ट से रिटायर हुए, पर 30 साल उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पटना में काम किया। उसके बाद में वो स्टेट्समैन, हेराल्ड, कई अलग अलग जगहों पे उन्होंने काम किया है। और बिहार के भौगोलिक स्थिति से लेके तो राजनीतिक जो वहां पे उठापटक हुई है, इसके पिछले 4 दशक से जो है वो आप समझ लीजिए कि उसके प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। तो इनसे बेहतर बिहार को समझने के लिए आज की डेट में भारत में कोई दूसरा पत्रकार मुझे नजर नहीं आया। बहुत ही रिक्वेस्ट करके प्रणव जी को मैं लेके आया हूं। प्रणव सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने करंट अनप्लग बाय राजीव के इस प्लेटफॉर्म के लिए समय निकाला। मैं आपसे थोड़ा बिहार के इलेक्शन, आज मेरे ख्याल से लास्ट डेट है कैंपेनिंग का, फर्स्ट फेज का, तो मैं इस मद्देनजर आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कैंपेनिंग के दौरान और उसके दौरान हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई, वहां नीतीश कुमार नजर नहीं आए, नीतीश कुमार जी की विजिट में बीजेपी के लीडर्स नजर नहीं आ रहे हैं उनकी रैलियों में। तो कहीं ऐसा अंदरूनी अंदर खाने में किसी तरीके से ये दोनों जो रीजनल पार्टीज हैं बिहार की, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, कहीं इनके बीच में आपसी बातचीत चल रही है? कहीं हमको ऐसा इलेक्शन के बाद ये नजर आ सकता है कि ये दोनों पार्टी जो है आपस में गठजोड़ करके सरकार बनाए? किसी भी तरीके से एनडीए जो दल है, गठबंधन है, इसमें टूट की आशंका आप देख रहे हैं, या महागठबंधन में कांग्रेस जो कि दूसरी एक बड़ी नेशनल पार्टी है उसको वीक होता हुआ कहीं आप देख रहे हैं पोस्ट इलेक्शन? आपके क्या विचार है? नमस्कार राजीव जी, सबसे पहले हमको इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चुना है। बिहार का विषय इलेक्शन का समय है और अभी बहुत ज़्यादा हीट है बिहार में इलेक्शन को लेकर के, दोनों पक्ष में, एनडीए में भी और इधर महागठबंधन में भी। आपने जो सवाल किया, पहला सवाल जो किया आपने, वो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, और खास करके बिहार के बाहर के दर्शकों के लिए जो बिहार से उतना ज़्यादा अटैच नहीं है, ना भिज्ञ है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी रीजनल पार्टी, बिहार में 2 रीजनल पार्टी शुरू से रही है। एक सोशलिस्ट मूवमेंट की पार्टी जिसके कि कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, मधुलिमी, ये सारे, जॉर्ज फर्नांडिस, उसी के साथ ये शुरुआती दौर में नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, ये सब उनके साथ थे, शरद यादव। तो बिहार के नहीं होते हुए भी बिहार से ये लोग मूवमेंट शुरू किए 74 का। बेसिकली जयप्रकाश आंदोलन की जन्मभूमि, और यहीं पर सिताब दयाराम उनका घर है, गांव है। तो यहाँ से ये पनपे, और पनपने के बाद एक रूलिंग क्लास बन के गए, एक अपोजिशन, फिर रूलिंग, फिर अपोजिशन, फिर रूलिंग। कहने का मतलब है कि इन लोग की अपनी धरती है, और बेसिकली आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बिहार एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी डेवलप किया है पिछले कई वर्षों से, 50 वर्षों से मैं कह सकता हूँ, जिसमें कि ये लोग अपने अपना पॉकेट बनाए, पॉकेट बोरोज। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, जो शुरुआती दौर से उनका पॉकेट है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, जहां पर यादव का बहुत चल रहा है, तो वो पॉकेट बोरोज हो गए। उनके हिसाब से कैंडिडेट देते हैं, किसी को भी देते हैं, मोस्टली वो जीतते हैं या तो कंटेस्ट में रहते हैं। उसी तरह नीतीश जी का संख्या तो बहुत कम है, उनकी जाति का जो कुशवाहा और कुर्मी का जो वोट है वो यादव और मुस्लिम के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनका अपना काम, 20 साल का अपना अनुभव, और एक साल 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो वो उसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि पहली बार हिंदुस्तान में 9 बार एक ही पद के लिए शपथ लेना, वो इन बिहार के एक ही हैं, दैट इज नीतीश कुमार। अदरवाइज उनका ये 10वां होगा अगर वो बनेंगे तब। 9 बार हो चुका है, न नवीन पटनायक किए हैं, न हिंदुस्तान में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर एक पद के लिए 9 बार शपथ ग्रहण नहीं लिए। नंबर 2, कोई भी रीजनल पार्टी नहीं चाहेगी कि यहां आकर के नेशनल पार्टी उन पर रूल करे, बेसिक फंडामेंटल है। तो दोनों पार्टी के साथ एक नेशनल पार्टी थी, महागठबंधन के साथ कांग्रेस थी, और दूसरा यहां बीजेपी थ्रू आउट, नीतीश कुमार को कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो उनके साथ काम कर रही है।
अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार रही है 86 तक, 1986 तक बिहार का लीडरशिप रहा है कांग्रेस के हाथ में। वो कांग्रेस का एक सिलसिला चला रहा है, लीगेसी चला आ रहा है। दूसरी बात, लालू जी ने अपने काल में 90 के दशक में धीरे धीरे दो पार्टियों को डैमेज करना कोशिश किया, एक पॉलिटिकल श्रूड पॉलिटिशियन की तरह। जैसे पहला कांग्रेस, दूसरा लेफ्ट पार्टी, ये दोनों को तोड़ा। फर्स्ट रिजीम में कांग्रेस को सीट कम देना, कांग्रेस को रेस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि लालू जी अच्छी तरह जानते थे जैसे कांग्रेस ज्यादा पावरफुल होगा तो मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे हम ऑब्लिवियन चले जाएंगे, खास करके वोट परसेंटेज के मामले में और चुनाव के संघर्ष में। दूसरा कांग्रेस, बीजेपी अल्टरनेटिव कभी नहीं जीत सकती थी बीजेपी अकेले। दोनों पार्टी में एक और भी खासियत है कि अकेले नहीं जीत सकती, कहीं ना कहीं किसी के गठबंधन की जरूरत है। नीतीश कुमार अकेले नहीं जीत सकते हैं, सीधी बात। उनका वोट और बाकी का चीज देखा जाए तो अकेले लड़ते तो फिर बीजेपी की क्या जरूरत थी। इसलिए बीजेपी का साथ वहां और यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का साथ, जो सिलसिला मोर और लेस पिछले 30 सालों से यही रहा है बिहार में, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। इसीलिए, लेकिन एक चीज है कि इन लोग के पास ड्राइविंग सीट इन्हीं लोग का रहा है, इसीलिए ड्राइविंग सीट रहा है कि यही लोग चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे उधर लालू जी हो, राबड़ी जी हो, या तेजस्वी का भी जो चल रहा है उधर नीतीश कुमार रहे। तो कहने का मतलब ड्राइविंग सीट छोड़ा दें। अब ये समय आ गया है रवि जी कि बीजेपी जैसे बाकी स्टेट में की है, वो चाहती है कि मेरी सरकार बने, सीधी बात है। और उस सरकार को बनाने के लिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो नीतीश कुमार को आइसोलेट और इग्नोर कर रही है और उन्हीं के पार्टी के दूसरे लोगों को आगे बढ़ा रही है, उसको प्रमोट कर रही है। पिछले 2 रैलियों में देखिएगा नीतीश कुमार नहीं है, कारण जो भी हो, वो पॉलिटिकल कारण जो भी हो, लेकिन वो नहीं रहे। एक राज्य में चीफ प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सीएम ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता, और उसी के कोलिशन के सीएम है, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि इन लोग के भाषण को अगर आप एक नजर दोहराइएगा, खास करके अमित शाह जी का, मोदी जी का, या बाकी और भी जो इस तरह के एनडीए के हैं, तो उन्होंने कभी क्लियर नहीं कहा कि हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। इसको क्लियर नहीं किया है। और आपको पता होगा कि बीजेपी में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बोल बोल के कंफ्यूजन क्रिएट, लेकिन जिसको बोलना है प्रधानमंत्री को या अमित शाह को, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अभी का डेवलपमेंट ये हुआ है कि उन्हीं के मंत्री, एक बहुत पावरफुल मंत्री हैं बिहार के, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, जो कि पंचायती राज के मंत्री हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के मंत्री हैं, कैबिनेट पर पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं नीतीश के इस पूरे 20 साल के रेंज में। 3 बार एमपी रह चुके हैं। मोकामा के ही मुंगेर का, जहां पर हंगामा हुआ था, उसी के बगल का मुंगेर है, और जो दियारा इलाका है, और बेगूसराय से जीते। कल उनसे जब पूछा गया, जब वो गए अनंत सिंह के प्रचार, अनंत सिंह जेडीयू कैंडिडेट थे, मोकामा से, बाहुबली कहे जाते हैं, पिछले कई सालों से उनका दबदबा रहा है उस पूरे इलाके में। उनके प्रचार में जब वो गए तो उन्होंने एक, जब पूछा गया उनसे कि भाई आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, उसका कहना, कहा कि मुख्यमंत्री अभी कैसे होंगे, जब तक कि विधायक नहीं चुनेंगे तो मुख्यमंत्री। उनकी भाषा बदल गई, पहले सीएम का नाम लेते थे, धीरे धीरे। इस बीच में एक बड़ी खबर आई है जो कि मैं बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं आई नहीं है। आज ही के वायर में, द वायर एक अखबार है ऑनलाइन, उसके हिंदी में आई है कि ललन सिंह ने एक पेंट हाउस गिफ्ट किया है नीतीश जी के लड़के को पिछले साल, और वो पेंट हाउस सबसे कॉस्टली पेंट हाउस है पटना के मेन शहर में। अगर आप पटना से वाकिफ हैं तो बेली रोड के पास, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर, वहीं पर बड़ा सा टॉप फ्लोर पे एक पेंट हाउस दिया है, और वो पेंट हाउस उनको गिफ्ट किया है विथ लव एंड अफेक्शन। ये कब किया है? जब उनको मंत्री बनना था 24 में, उसके 4 महीने पहले। और पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, ये तहलका मचाएगी कि अभी तक हम लोग कह रहे थे जैसा कि नीतीश कुमार का चेहरा क्लीन है, ऑनेस्ट है, अब वही आदमी जो उनके बीच में अभी बीजेपी की भाषा बोल रहा है, वो आदमी अब उनके बेटे को, एक ही लड़का है उनको, निशांत, जो कि बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किए हुए है, नीतीश जी भी इंजीनियर हैं, उनका लड़का भी इंजीनियर है,
उसको गिफ्ट किया है विथ लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट डीड शेयर किया है वायर ने। मैं नहीं कर रहा हूं कुछ, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये लंबी स्टोरी आई है विथ ऑल फैक्चुअल डिटेल्स, और ये दिया है। और हमको लगता है लीक भी कौन करना है आई डोंट नो, ये अभी तक लीक नहीं, 24 की घटना है तो अभी तक, और उसके गिफ्ट करने के 4 महीने के अंदर ये मंत्री हो गए। और उसमें जाकर के नीतीश जी को ही पता है, और नीतीश जी ने शायद उसका रेफरेंस अपने एफिडेविट में, जब वो नेक्स्ट टाइम बनने वाले थे पिछले साल काउंसिल के मेंबर, नीतीश जी पिछले 25 साल चुनाव नहीं लड़ रहे, ये भी बताना जरूरी है। वो एमएलसी बनते हैं, वो चुनाव नहीं लड़े, इंडिया का पहला मुख्यमंत्री होंगे जो 25 साल से चुनाव ही नहीं लड़े, और नहीं लड़े हैं। ये कारण अलग है कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर जब वो अपना एफिडेविट भर रहे थे, डिटेल्स भर रहे थे, शपथ पत्र दे रहे थे, तो उसमें इसका जिक्र नहीं है। निशांत अभी चुनाव लड़े नहीं है, निशांत अभी पॉलिटिक्स में है नहीं, इसलिए उनका शपथ पत्र नहीं है। लेकिन गिफ्ट डीड के हिसाब से वो फ्लैट निशांत जी को गिफ्ट दिया गया है लल्लन बाबू की तरफ से। अब इसका अंदाज लगाने का अंदाज देख लीजिए कि इस स्टोरी की आज क्या अहमियत है। ये उनको मिला कि भाई जब उनको गिफ्ट दिया गया तो उनको मिल गया मंत्री का पद, कहने का मतलब यही है। तो ये एक सनसनी कि अब तक तो क्लियर नहीं था, अब ये क्लियर हो गया है। ललन बाबू को जब इतिहास देखिएगा तो ललन बाबू भी उसी 74 के मूवमेंट से, खास करके उस समय जिस समय के जेपी के भगनी थी सुधा श्रीवास्तव, जो ये सुल्तानगंज से चुनाव लड़ती थी नाथनगर से, और उन्हीं के साथ ये रहते थे। बाद में मंत्री बनी हेल्थ मिनिस्टर, तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। अब वो उनका चलता रहा, बीच में नीतीश जी से रूठ भी गए थे और नीतीश जी से अलग हो गए थे, और नीतीश जी से अलग होकर के कांग्रेस का प्रचार किए थे। और कांग्रेस के प्रचार में नीतीश को इन्होंने ही कहा था कि इनको पेट में दांत होता है, इनको सर्जरी के बाद पेट से दांत निकालना पड़ेगा। ये कोर्ट विद इन कोर्ट, वो न्यूज़पेपर भी रिपोर्ट किया है, और ये बात सही है पब्लिक डोमेन में। अब ये स्थिति अगर हो गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार का रिश्ता है बीजेपी और जेडीयू में। उनके आधे लोग कम से कम ऐसे हैं जो कि फेंस पर है, वो कभी भी इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं। अब 12 एमपी है, 12 में कितने एमपी नीतीश के साथ होंगे, कितने उनके साथ होंगे, तो ये प्रक्रिया चल रही है। हमको लगता है कि या तो पहला सेकेंड फेज के बाद कुछ कर होगा, क्योंकि ये क्लियर है कि अभी तक नीतीश का नाम नहीं लिया गया। क्या बहुत ही डिटेल से प्रणव जी आपने बताया। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आपकी बात से कुछ इस तरीके से इंगित आपने इशारा किया है कि यदि पॉसिबिलिटी होती है बीजेपी के गवर्नमेंट, जेडीयू और बीजेपी के गवर्नमेंट बनाने की, और उसमें नजर आता है कि भाई नीतीश को साइडलाइन करना है, तो हो सकता है कि लल्लन सिंह कमान संभाल लें जेडीयू की। ऐसा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अभी ऐसा तक लग रहा है क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट, और कल जो उन्होंने जो बात कही, और कल जो गए कि देखिए एक बाहुबली है, उनकी छवि बाहुबली की है, अनंत सिंह की, उनके यहाँ मर्डर हो गया है एक बड़े इसका। वो बोल रहे हैं कि अनंत बाबू को जिताइए। अनंत उनका वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पड़ता है मोकामा, जो मुंगेर के एमपी हैं ललन सिंह, उनके कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है मोकामा। अनंत बाबू को जिताइए, अनंत बाबू को बनाइए, सब लोग अनंत बाबू को ये कीजिए। और उसके जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि जो विधायक चुन के आएंगे वही डिसाइड करेंगे बिहार का कौन मुख्यमंत्री है। और उनकी बोली, अगर आप वो टेप देखिएगा, अगर आप यूट्यूब देखिएगा, उनमें बोली उनका एक असर्टिवनेस, और लगता है कि उनको कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा हो, क्योंकि लगातार जब नीतीश जी रैली में नहीं थे पटना में, तो ललन बाबू उनके साथ थे जेडीयू के तरफ से, तो वो उनसे बातचीत हुई होगी, 1.5 घंटा उनके साथ खड़ा रहे रोड में और रोड शो हुआ। तो लगता है मोदी जी के कि साथ डेवलपमेंट जो है मोदी जी के साथ के लिए चिंताजनक है, और नीतीश के समर्थक के लिए एक तो आइसोलेट करना है, दूसरा उनका क्लीन सेट इमेज को कैसे डेंट करना है। ये डेंट कर दिया बेटा को गिफ्ट करके, वो बेटा को गिफ्ट एक कलम नहीं की है, वो गिफ्ट की है करोड़ों का प्रॉपर्टी, और उसको लव और अफेक्शन के साथ लास्ट ईयर ही किया गया था। वो बहुत बड़ा वो ये है, मल्टी स्टोरी है, उसमें उनको पेंट हाउस दिया गया, पेंट हाउस ही लिखा हुआ है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ उसमें। तो कहने का मतलब ये है एक साजिश के तहत इनको अलग करने के। लेकिन नीतीश जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अपना डोर लालू जी के लिए खोल के रखे। इलेक्शन के बाद अगर 50-55 भी आता है उनको सीट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो लालू के साथ मिलकर के एक नया
अपना सरकार बना सकते हैं, क्योंकि लालू को भी उतना ही होता है, उसके साथ लेफ्ट है, कांग्रेस है, इनके साथ अगर अकेले भी रहते हैं तो हमको लगता है कि मिला। तो ये अपना डोर बराबर, और हाल के दिनों में मीडिया रिपोर्ट है कि उनसे उनकी बातचीत हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उनका डोर लालू जी के लिए खुला है, जबकि ये मजबूरी में होगा। क्यों? इसलिए मजबूरी में होगा, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा सिचुएशन बीजेपी ने क्रिएट कर दिया कि आप जाइए नहीं तो खत्म है। तो उस स्थिति में थोड़ा सा अपने को चेंज करने के लिए लालू जी के साथ मिलकर, अब क्या डायनेमिक्स होगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये बात की बात है, लेकिन तत्काल में कोई नहीं चाहेगा कि फिर से सरकार गिर जाए और फिर से चुनाव हो। उस कंडीशन में नीतीश जी का एक दूसरा अल्टरनेटिव प्लान बी ये है कि अपना डोर महागठबंधन के लिए ओपन किए हुए हैं इन केस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन बिहार। मुझे एक बात बताइए प्रणव जी, कहीं नीतीश कुमार जी का हाल भी जॉर्ज फर्नांडिस की तरह तो नहीं होगा? जो नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया, कहीं वही लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ तो नहीं कर देंगे? कितनी आशंका आपको उतना दिखी? पावरफुल उतना पावरफुल नहीं है जितना नीतीश जी पावरफुल थे। और जॉर्ज को किया, शरद यादव को किया, दिग्विजय सिंह को किए, ये जितने लोग का मैं नाम ले रहा हूँ, बारी बारी से सबको। शरद यादव को तो गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ना पड़ा, पार्टी तो छोड़े ही, उनका डेथ भी हो गया, उनके बेटा को भी टिकट शायद नहीं मिला है इस बार। कहने का मतलब ये है कि ये तो जॉर्ज का भी वही हाल था, दिग्विजय सिंह का हार्ट अटैक हुआ, और ये इनका नाम जो बता रहे थे अभी, तो ये शरद यादव, जॉर्ज एंड दिग्विजय सिंह, ये तीन प्रोमिनेंट जो थे उनके लिए, उसको किया। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट अभी ललन सिंह नहीं है। प्लस आप जानते हैं कि अगरी और पिछड़ी की लड़ाई है बिहार में। अगर अपर कास्ट हैं, ये एक प्रोमिनेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं ललन सिंह, जो अनंत सिंह है वही उन्हीं का कास्ट है, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह का। तो इस कंडीशन में तब सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड हो जाएगा। अगर आप इस ढंग से सोचिएगा तो एमपी में भी हो जाएगा, एमएलए में भी हो जाएगा, क्योंकि इनका छवि कोई उस तरह का नहीं है कि नीतीश जी का कि ये किसी को कंट्रोल में कर ले या कर दें, लेकिन वीक करने की कोशिश की जा रही है। और उनके पीछे बीजेपी कभी नहीं चाहेगी इस बार कि जेडीयू का चीफ मिनिस्टर रहे। वो किसी प्रकार से शिंदे वाली स्थिति बॉम्बे में जो हुआ था, आप देख रहे थे कैसे शिंदे चले गए थे अपने गांव में, रूठ गए थे, लौट के नहीं आ रहे थे, किसी तरह मैनेज किया गया और मोदी जी का फोन गया। इस बीच में जो फडणवीस जी सीएम थे वो डिप्टी सीएम हो गए थे, ये सीएम थे, इनको हटाना था। बहुत अर्जी मर्जी कैसे क्या डील हुआ आई डोंट नो, लेकिन वो स्थिति होगी। लेकिन यहाँ उतना पैसा का स्थिति है नहीं, यहाँ एक लीडरशिप की बात चल रही है। और बीजेपी पिछले 20 सालों से डिप्टी बनकर रह रही है, वो चाहेगी कि मेरी सरकार हो और अपनी सरकार का एजेंडा चलाएगी, क्योंकि मैसेज देना है। उड़ीसा हो गया, बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है नेक्स्ट ईयर। तो उड़ीसा में इनकी सरकार बन गई, जैसे बनी हम लोग सब जानते हैं कैसे बन रही है। उसके बाद उनका नेक्स्ट टर्म है बिहार, और बिहार के बाद नेक्स्ट अभी इलेक्शन है, ममता बने, वहां टफ है। लेकिन बिहार को तो कंट्रोल कर, क्योंकि बिहार में ममता अकेले लड़ रही है चुनाव। यहाँ बिहार में एक मेजर पार्टनर बीजेपी रहा है जो थ्रू आउट, लेकिन एजेंडा कभी नीतीश जी ने नहीं चलने दिया बीजेपी का। मेरा ये भी कहना है अपर हैंड बराबर नीतीश जी का रहा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, नहीं हुआ, चाहे वो मुसलमान का वोट हो। आपको याद होगा कि 2020 में भी और 24 के इलेक्शन में भी मुसलमान का वोट मिलता रहा है नीतीश कुमार को। इस बार कम सीट मिला है, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, नॉट ए सिंगल। तो कहने का मतलब वो भी मिल रहा है। प्लस जो डेवलपमेंट किया अपने हिसाब से, जो भी हिसाब से किया, ही मीन्स बिजनेस, तो उस हिसाब से उन्होंने जो काम किया वो दिखता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पुल बनाया, ओवरब्रिज बनाया, जो भी है, गंगा में इतना किया, तो वो एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, लेकिन वो काम उन्हीं के दौर में हुआ। तो लोग ये चीज जान रहे हैं। प्लस अब वो उनका सहानुभूति फैक्टर आ रहा है, धीरे धीरे देखिएगा कि कुछ भी हो, नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है या नहीं है, काम कर रहा है, लेकिन देंगे वोट उन्हीं को। अब ये एक चल रहा है। औरतों में बहुत ज्यादा, औरतों का जैसे आपने कहा कि रीजन वाइज, अगर मिथिलांचल को हम ले ले, पूरा मिथिलांचल मीन्स दरभंगा, मधुबनी, अगर उसको भी जोड़ दें, कोसी को, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल हो गया कोसी का बेल्ट, जो हम लोग समझते हैं वो जो बाढ़ ग्रस्त रहता है 6 महीना तक। और उसी कोसी में 2008 में एक
नेपाल का बांध टूटा था कुशवाहा के पास, जो कि नेशनल डिजास्टर हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था और काफी पैसा दिया था उसके रिहैबिलिटेशन के लिए और रिलीफ के लिए। तो वो कोसी का बेल्ट और वो दरभंगा मधुबनी का बेल्ट, मिथिलांचल का बेल्ट, ये बेल्ट में पिछला इलेक्शन अगर देखिएगा तो अगर 42% मेल का है तो 49% महिला वोट दी। ये ट्रेंड एक नया चल रहा है पिछले कई बार से कि महिला ज्यादा देती। इसका कारण है नीतीश जी के प्रति कि 1.5 करोड़ महिला को जीविका दीदी का बनाया या जो भी इस तरह का काम किया, समूचे वर्टिकल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, पहली बार महिला को पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया। इसके कारण महिला उनके साथ है। तो वो देखिएगा उसमें बहुत ज्यादा मिला है। जो एक समय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का डेन हुआ करता था मिथिलांचल और कोसी, वो आज एनडीए का बन गया। ये कहने का मतलब है। अब प्लस इधर उल्टा अगर जाइएगा, आप ही के क्वेश्चन का जवाब देते हुए, अगर हम मगध की तरफ जाएं, शाहाबाद की तरफ जाएं, जैसे आरा हुआ, बक्सर हुआ, सासाराम हुआ, काराकाट हुआ, औरंगाबाद हुआ, इस इलाके में मेल डोमिनेंस ज्यादा है, मेल का वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ है पिछले इलेक्शनों में, जिसके कारण वहां पुरुष जो है वो ज्यादा वोट दिए है और वहां पर महागठबंधन को मिला है वोट ज्यादा। तो कहने का मतलब कि ये दो डिवाइड है बिहार में, एक है मिथिलांचल का, और इसीलिए मोदी जी ने वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया, वहीं पर मोदी जी ने एम्स दरभंगा बनवाया, वहीं पर रेल कनेक्टिविटी दी, जितना भी कनेक्टिविटी रोड और रेल का है वो दिया। मखाना का एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बोर्ड बना है वहाँ दरभंगा में, क्योंकि मखाना 90% दरभंगा में होता है, मिथिलांचल के एरिया में होता है। तो ये सब के कारण, क्योंकि दरभंगा मेरा अपना ये है, दरभंगा में हम वोट मैक्सिमम ले सकें, मिथिलांचल में ले सकें, इसलिए वहाँ प्रोग्रेस भी दूसरे ढंग से खास करके वो रहा है फ्लड प्रोन एरिया, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया है। तो ये दो भाग में बटा हुआ है। अभी इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार प्लेयर पर चेंज करेंगे। पिछली बार चिराग पासवान, एक रामविलास पासवान के लड़के हैं जिनका कि एलजेपी आरवी उनका पार्टी है, वो पार्टी पिछले बार डैमेज किया था, क्योंकि नीतीश के जहां जहां कैंडिडेट थे वहां पर उन्होंने खड़ा करके नीतीश को ले आया 43 पर। अभी 43 है नीतीश का पार्टी का एमएलए, तो वो डैमेज किया बहुत जबरदस्त। वो इस बार इनके साथ है, एनडीए के साथ हो गया। ऑलरेडी मांझी है ही, उपेंद्र कुशवाहा भी है, ये लोग फ्रिंजेस में है, मतलब कम होगा। अब 5 एमपी है इनका, चिराग पासवान का, अब कितना वो कर पाते हैं, कितना ले पाते हैं, तो एक उनके साथ ये प्लस हो गया। इधर मुकेश साहनी आ गया, क्योंकि मुकेश साहनी पहले उधर थे। मुकेश साहनी का नाम है विकासशील पार्टी, जो कि वीआईपी पार्टी को मल्लाह जाति के हैं, वो बेसिकली मछुआरा और इस टाइप का जो होता है मल्लाह साहनी, उस वोट को करते हैं। वो बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे में सेट बनाते थे, उनका वहीं से आए हैं और वहीं बॉम्बे में डेवलप करके तो दरभंगा के रहने वाले हैं वो, और वहीं पर वो बहुत पैसा कमाए, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। अब वो डिप्टी सीएम का पद है, तो उनको एक फेवर हो गया कि इनके साथ आ गए, महागठबंधन के साथ उनको डिक्लेयर कर दिया डिप्टी सीएम। इधर चिराग आ गए उनके साथ, एनडीए के साथ। तब ये देखना है कि किस तरह का वोट डेवलप करता है, बनता है, और किस तरह के पॉकेट में। लेकिन इसमें एक और भी है, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट आ गए हैं जो कि वोट काटेंगे, डायरेक्ट वोट काटेंगे। मुझे लगता है कि आपने जिसे नाम लिया प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है वो पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर जी अपने नेतृत्व में पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, लेकिन पहली बार पॉलिटिक्स में आए हैं और पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके ये पहला मेडन एफर्ट है उनका। इसमें यह है कि वो किस तरह के लोगों को लेते हैं, कितना वोट काटते हैं मेजर दोनों प्लेयर को, एनडीए और महागठबंधन को, ये देखना जरूरी होगा। कुछ उनके जो कैंडिडेट हैं वो दूसरी पार्टी से आए हैं कि उनको उधर टिकट नहीं मिला है। इनका जो अपना है वो एक बेस नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मान लीजिए कि काउंटर किए हैं बीजेपी के नेता को और जेडीयू के नेता को, तो वो काउंटर करने तब होगा जब आप कोई अपना बेस बनाइएगा, तब ना आप लड़के दिखलाइएगा। वो बेस दिखाना, उनको रिजल्ट दिखाना बाकी है। उन्हीं का कैंडिडेट मोकामा में था, जिनकी गाड़ी पर बैठे हुए थे दुलार चंद यादव, उसी में गोली चली थी, जो आपको याद होगा अभी जो 2 दिन पहले। पीयूष प्रियदर्शी जो वहीं के रहने वाले हैं और एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, 28-29 वर्ष के लड़का है, तो वही उनका कैंडिडेट था, क्योंकि उसको पहले राजद से मिलने वाला था, राजद से टिकट मिला नहीं तो वो जन स्वराज पार्टी से लड़ा। ये लोग भी वोट काटेंगे, हो सकता है कुछ सीट भी ले सके,
जहां पर वीक कैंडिडेट है, जहां मल्टीपोलर कंटेस्ट है, मान लीजिए 3-3-4-4 है, बहुत 11-10-11 जगह महागठबंधन का फ्रेंडली मैच है, माने कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, आरजेडी वर्सेस सीपीआई, इस तरह का भी कंटेस्ट है, वो भी इनको डैमेज करेगा। उसमें जनस्वराज पार्टी है, हो सकता है कोई एनडीए का निकल जाए। तो कहने का मतलब ये संभावनाएं पहली बार यहाँ बन रही है कि कुछ ऐसा है कि फ्रेंडली मैच के कारण, कुछ ऐसा है कि जहां अच्छा कैंडिडेट है जनस्वराज पार्टी का, वहां वो वोट करेगा, प्लस 5,000, 10,000, 5,000, तो मार्जिन हो सकता है कम हो, जो विनिंग मार्जिन हो सकता है कि 1,000 के अंदर हो, 500 हो, 200 हो या 2,000 हो, ऐसी भी संभावना बन सकती है। सारी संभावनाओं को लेकर के हम लोग को देखना होगा कि किस तरह चीजें बदलती हैं। खैर अभी तो बदल रही हैं, इसलिए कि इतने ज्यादा नेता आ रहे हैं, सब तरह का बात हो रहा है। एक तरफ जंगल राज 20 साल के पहले की बात बता रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अभी जंगल राज है। अभी एक एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चल रहा है दोनों पार्टी में, और खास करके एक प्लस पॉइंट है तेजस्वी में, एक ही यंग, और वो अपना यंग है और उनका लंबा रेस का है, उनका लिगेसी है फैमिली का, उनका जात का बहुत मेजर सपोर्ट है, प्लस दूसरी जातियों को भी वोट इस बार दिए हैं। और इस बार एक चीज और देखिएगा एनडीए में भी कि अपर कास्ट को ज्यादा डोमिनेंस दिया गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। उसमें ये हुआ है कि जैसे भूमिहारों को बहुत सीट दिया गया, राजपूत को सीट दिया गया, ये भी एक है। खास करके आरजेडी ने भी दिया है, बीजेपी ने तो दिया ही है, जेडीयू ने भी दिया है। तो ओवरऑल अगर देखिएगा पूरे पिक्चर में 243 के कंटेस्ट में, तो अराउंड 50 भूमिहार और उसके नेक्स्ट में राजपूत को टिकट दिया गया। ये भी एक असर्शन का मामला है कि यादव और मुसलमान के बियॉन्ड तेजस्वी सोच रहे हैं कि दूसरे कास्ट को भी, कुशवाहा को, कोयरी को एकोमोडेट करें। किया है उन्होंने इस बार किया। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि जो एमवाई समीकरण था वो एमवाई प्लस हो गया है, और वो प्लस हो गया है बाकी कास्टों को लेकर के। एक उनका ही पॉजिटिव है, यंग है, वो कह रहे हैं कि मैं जो करता हूँ करेंगे। घोषणा सबका पत्र अलग अलग है, घोषणा पर हम लोग नहीं जाएंगे इसलिए कि जो जीतेगा उसके बाद ये होगा। लेकिन दो फैक्टर जो एनडीए के लिए लगता है हमको, एक तो बिजली का मुफ्त होना, 125 यूनिट फ्री कर देना अक्रॉस द बोर्ड, सबको फायदा हुआ है, और वो उन्होंने अगस्त से ही कर दिया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 3 महीना से उन लोग को 125 यूनिट फ्री। तो गांव में समझिए बिजली फ्री है, जहां पर ज्यादा नहीं है उनको 50-60 यूनिट आता है, वो फ्री है, उनको बिल ही नहीं आता है। दूसरा जो लास्ट मिनट किया गया नीतीश जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा, वो 10,000 जो महिलाओं को दिया गया है, 75 लाख वुमेन को, जो कि ये जीविका दीदी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, और इस तरह के जो लोग हैं जो कि पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको 10,000 दे करके एक फेस्टिवल के समय एक मैसेज देने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अगर इनका काम होगा तो इनको 2 लाख का लोन दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो काम होगा। तो ये दो चीज जो लगता है 10,000 प्लस। प्रणव जी का लगता है कनेक्शन टूट गया है। प्रणव जी ने जो मुख्यतः बातें बताई वो ये बताई कि फ्रिंज में काफी सारे हेलो, रीजनल आवाज पार्टीज आ हैं। रही है? हाँ अभी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं ये तो कह रहा था कि जी, हेलो हेलो हाँ हेलो, बोलिए 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 मैं बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों कितना इफेक्ट करेगा। और फेस्टिवल के समय उसमें कैच पॉइंट ये भी है कि जो महिलाओं को 10,000 दिए, वो महिला 10,000 लेना नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि मेरा जो लोन है उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बहुत छोटे छोटे लोन देती हैं, और लोन नहीं जमा करने पर, उसका किस्त नहीं देने पर, वो लोग आते हैं घर पर, टॉर्चर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके सामान को ले जाते हैं। तो वो लोग का एक चंक महिलाओं का कहना है कि ये लोन मुझे माफ कर दिया जाए, मैं 10,000 को इग्नोर करने को तैयार हूं, क्योंकि बहुत टॉर्चर करते हैं। कई जगह बिहार में 1-2 केसेस आए हैं सुसाइड के भी, क्योंकि लोग जैसे पता चलता है कि बैंक अकाउंट में आपका पैसा आया है, वो लोग दलाल लोग लग जाते हैं और महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, पैसा लेने के लिए बर्तन ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं। तो ये दुविधा वाली स्थिति है। तो 10,000 से वैसे भी कुछ होना नहीं है, 10,000 से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी 10,000 है तो एक आ गया कि भाई 10,000 है, छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। लेकिन प्रणव जी, उसके एक पहले संक्षेप में 10,000 आपसे देने सवाल के बाद एक संक्षेप में जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि गठबंधन जो है कांग्रेस और आरजेडी का,
यहाँ पे क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या सब कुछ ठीक है या यहाँ भी काफी गड़बड़ नजर आ रहा है? जिस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को आइसोलेट कर रही है, लल्लन सिंह को अपनी तरफ खींच के लाने का प्रयास कर रही है, जेडीयू में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करके दो अलग अलग फाड़ में तोड़ने की कोशिश कर रही है, महागठबंधन के अंदर में आपको कैसी स्थिति नजर आ रही है? क्या इक्वेशंस है माले के आरजेडी के साथ में, क्या इक्वेशन है कांग्रेस के आरजेडी के साथ में, और क्या इक्वेशन है माले और कांग्रेस के बीच में? मेरा ये मानना है कि एनडीए में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे फार बेटर स्थिति में महागठबंधन है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अपेरेंटली जो भी उनके पार्टनर हैं वो स्टैटिक पार्टनर हैं। कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी, लेफ्ट कहीं नहीं जाएगा। 3 लेफ्ट पार्टी हैं बिहार में, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल 20 सीटों पर लड़ रही है, तो वो और कांग्रेस और लेफ्ट ये कभी विरोधाभास जो आया उस समय जिसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें वो इंटरनल मामला है। हर आदमी चाहेगा कि मेरा ज्यादा संख्या हो, मुझे ज्यादा सीट मिले। लेकिन अभी आज के तारीख में इन लोग का एक कोहेसिव पार्टनरशिप है जिसमें कि अपरेंटली कुछ नहीं है। लड़ भी रहे हैं, फ्रेंडली मैच कर रहे हैं, वो भी ठीक है। अब वो चीज खत्म हो गया। यहाँ तो लीडरशिप की बात है, वहां लीडरशिप तो अनाउंस हो चुका। तेजस्वी को अनाउंस कर दिया ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब ही इज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्लस समूचे कोऑर्डिनेशन का वो कन्वेनर है, वो तो क्लियर है। कांग्रेस को कितना फायदा होगा? पिछली बार से 19 सीट आया था, 70 लड़े थे, इस बार 60 सीट मिला है। अब 60 में कितना इजाफा कर सकते हैं कि कम होगा, ये देखना है। क्योंकि उन लोग का साथ एक सबसे बड़ा ये था, जब एसआईआर का मूवमेंट चला था बिहार में और 17 दिन तक राहुल गांधी ने पद यात्रा की थी, रोड शो किया था 17 दिन तक, जिसमें कि लेफ्ट पार्टी थे, कांग्रेस के सब थे, उसके बाद राजद थे, उसमें स्टालिन भी आए थे, उसमें अखिलेश यादव भी आए थे, उसमें ममता बनर्जी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, उसके बाद और जितने भी लोग थे, हेमंत सोरेन आए थे। ये लोग सारे एक सॉलिडारिटी में आए थे कि हम लोग आपके साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा आज भी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था। ये जब तक चला तब तक तो ठीक था, उसके बाद कोई 17 दिन के बाद फॉलो अप नहीं हुआ ठीक से, जिसके कारण वो गांव में उसका इफेक्ट जितना होना चाहिए। अर्लियर लगता था कि 74 का मूवमेंट जिस समय था, उस समय के याद कीजिए प्रकाश नारायण, तो उसी का एक छोटा मिनी रूप, उतना विस्तार नहीं लग रहा था, लेकिन छोटा मोटा वैसे ही लग रहा था। और उसमें ये हुआ कि गांव तक में नहीं जा सका जो इफेक्ट होना चाहिए। सब लोग लग गए अपने नाम करेक्शन कराने में, सब लोग लग गए वोटर लिस्ट बनाने में। बीजेपी ये काम पहले से कर रही थी, बाद में तेजस्वी को भी कहना पड़ा कि आप लोग अपना वोटर देखिए क्या है नहीं है। तो वो जो मूवमेंट था वो अलग हो गया। लेकिन अभी भी देखिएगा कि वो नारा चल रहा है, नारा हर जगह उनका ये होता है, लेफ्ट पार्टी का भी, कांग्रेस का भी ये। लेकिन कितना वोट में ट्रांसलेट होगा उनका, ये खास करके ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी, आपने बहुत अंदर की बातें बताई। खास तौर पे ये जेडीयू जो 2 फाड़ में हो सकती है, संभावना दिख रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा जेडीयू में हो रहा है। और जो लल्लन सिंह ने फ्लैट जो है वो दिया, वायर की स्टोरी का आपने हवाला दिया, ये सब बहुत ही क्रिटिकल इनपुट्स हैं। इलेक्शन के फर्स्ट फेज का इलेक्शन 2 दिन बाद है, और एंड उस वक्त पे इस तरीके के डेवलपमेंट्स मीडिया में छप के आना, मीडिया में आना, ये बिहार की राजनीति को और इलेक्शन को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, उस पर प्रभाव डाल सकता है। कितना प्रभाव डालेगा ये 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। प्रणव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपको हम फिर से एक बार परेशान करेंगे सेकेंड फेज के पहले, कृपया करके आप अपना थोड़ा सा बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाल के रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।